हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिटैच्ड टू अट्रैक्ट बाय केल्विन डब्ल्यू नेथन। यह किताब इस बारे में है कि कैसे हम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की बजाय अगर उसे छोड़ना सीख लें तो वही चीज स्वाभाविक रूप से हमारी तरफ खींचकर आने लगती है। अब एक बात बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में उल्टा कर रहे हैं। हम चाहते कुछ और हैं लेकिन करने लगते हैं कुछ और। हमें प्यार चाहिए तो हम चिपक जाते हैं। हमें सफलता चाहिए तो हम घबराकर उसे कसकर पकड़ लेते हैं। हमें सम्मान चाहिए तो हम दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हैं। और यहीं से परेशानी शुरू होती है। लेखक शुरुआत में ही बहुत साफ बात कहते हैं कि आकर्षण का नियम बाहर नहीं, हमारे अंदर काम करता है। हम जिस मानसिक स्थिति में रहते हैं वही हमारी बाहरी दुनिया को आकार देती है। अगर अंदर डर है, कमी की भावना है, तो बाहर भी वही दिखेगा। अगर अंदर शांति है, भरोसा है, तो बाहर चीजें अपने आप लाइन में आने लगती हैं। यार, ये सुनने में थोड़ा फिलॉसफिकल लगता है लेकिन असल में बहुत प्रैक्टिकल है। लेखक एक बहुत सीधी लाइन कहते हैं, व्हाट यू चेस रन्स, व्हाट यू अट्रैक्ट स्टेज। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मत करो और बस बैठे रहो। इसका मतलब है कि जब तुम किसी चीज को पाने के लिए डर, बेचैनी और कमी की भावना से भागते हो तो तुम खुद उस चीज को संकेत दे रहे होते हो कि तुम पूरे नहीं हो, और दुनिया उसी संकेत पर प्रतिक्रिया देती है। यहां लेखक पहले अध्याय में यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी अटैचमेंट यानी चिपकने की आदत असल में डर से पैदा होती है। डर कि अगर ये चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। डर कि अगर ये नहीं मिला तो मेरी कीमत कम हो जाएगी। डर कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं रहूंगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो बहुत नेचुरल है, इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि जब तुम किसी चीज को अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत बना लेते हो तो तुम उसे बोझ बना देते हो। चाहे वो इंसान हो, पैसा हो, करियर हो या कोई सपना। लेखक बताते हैं कि आकर्षण तब पैदा होता है जब तुम पूरे होते हो, न कि तब जब तुम खाली हो। जब तुम किसी इंसान से ये कह रहे होते हो कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं खुद में पूरा हूं, तो वही चीज उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। और जब तुम कहते हो, भले ही बिना शब्दों के, तुम चले गए तो मैं खत्म हो जाऊंगा, तो वही उसे दूर धकेलता है। लेखक यहां एक बहुत अहम बात समझाते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब उदासीनता नहीं है। ये कोई ठंडापन नहीं है। ये नहीं है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। डिटैचमेंट का मतलब है भीतर से स्थिर रहना। मतलब परिणाम पर अपनी पहचान टिका देना बंद करना। वो कहते हैं कि जब तुम किसी लक्ष्य की तरफ शांत मन से बढ़ते हो, बिना खुद को साबित करने की मजबूरी के, तब तुम ज्यादा प्रभावी होते हो। क्योंकि तब तुम्हारे फैसले डर से नहीं, स्पष्टता से आते हैं। एक साधारण उदाहरण देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है। अगर वो ये सोचकर जा रहा है कि अगर ये जॉब नहीं मिली तो मेरी इज्जत चली जाएगी, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, उसकी आंखें सब डर बोलेंगी। और सामने वाला, चाहे जाने या न जाने, उस डर को महसूस करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति ये सोचकर जाए कि मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, तो उसकी उपस्थिति में एक ठहराव होगा, और वही ठहराव आकर्षक होता है। लेखक पहले अध्याय में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने कंट्रोल की परिभाषा बदलनी होगी। हम ये मान बैठे हैं कि कंट्रोल का मतलब है चीजों को कसकर पकड़ना, जबकि असल कंट्रोल है खुद पर, अपने रिएक्शन पर, अपनी बेचैनी पर, अपने डर पर। वो कहते हैं कि जैसे ही तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी पल तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है। यहां एक और लाइन आती है, डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट नॉट केयरिंग, इट्स अबाउट नॉट नीडिंग। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। केयर करना इंसानी है, लेकिन नीड करना, यानी अपनी खुशी को किसी और के हाथ में दे देना, यही जड़ है सारी परेशानी की। लेखक कहते हैं कि जब तुम नीडी होते हो तो तुम अनजाने में सामने वाले से ये कह रहे होते हो कि मेरे अंदर कुछ कमी है, और कोई भी कमी से आकर्षित नहीं होता।
लोग पूर्णता, शांति और आत्मविश्वास की तरफ खींचते हैं। अब यहां से लेखक प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहला अभ्यास है अपनी पहचान को अलग करना। खुद से पूछो, क्या मैं अपने रिश्ते, अपने काम, अपने स्टेटस के बिना भी खुद को वैल्यू देता हूं? अगर जवाब ना है तो वहीं से काम शुरू करना है। रोज थोड़ी देर बैठकर यह महसूस करना कि तुम अपने आप में ठीक हो। ये कोई अफर्मेशन रटने की बात नहीं है, ये धीरे धीरे अनुभव करने की प्रक्रिया है। लेखक ये भी बताते हैं कि डिटैचमेंट एक दिन में नहीं आता। पहले दिन तुम सिर्फ अपनी बेचैनी को नोटिस करोगे, दूसरे दिन शायद तुम उस पर थोड़ा मुस्कुरा सको, तीसरे दिन तुम उसे जाने दोगे, और यही प्रोग्रेस है। वो ये भी चेतावनी देते हैं कि लोग अक्सर डिटैचमेंट को एस्केप बना लेते हैं, मतलब दर्द से भागने के लिए खुद को भावनात्मक रूप से बंद कर लेना। ये गलत है। यहां दर्द को महसूस करना है, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनानी। एक आम गलती जिस पर लेखक खुलकर बात करते हैं वो है, अगर मैं डिटैच हो गया तो मैं लूजर बन जाऊंगा। नहीं, डिटैच होना हार मानना नहीं है। ये मानना है कि मेरी कीमत किसी एक परिणाम से तय नहीं होती, और जैसे ही तुम ये मान लेते हो, तुम ज्यादा निडर होकर कदम उठाते हो, क्योंकि अब खोने का डर कम हो जाता है। पहले अध्याय का अंत एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात पर आता है। लेखक कहते हैं कि आकर्षण बाहर की टेक्निक नहीं है, अंदर की स्थिति है। तुम जितना खुद के साथ सहज होते जाओगे, दुनिया उतनी ही सहज होकर तुम्हें जवाब देगी। और यहीं पर कहानी रुकती नहीं, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है। अगर सच में सब कुछ अंदर से शुरू होता है, तो वो अंदर की स्थिति बनती कैसे है? और यहीं से अगला हिस्सा हमें और गहराई में ले जाने वाला है। अब जरा यहीं से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपने पिछले हिस्से को सच में महसूस किया होगा, तो एक हल्की सी बेचैनी भी आई होगी। वो बेचैनी जो कहती है, ठीक है, मान लिया कि अटैचमेंट समस्या है, लेकिन फिर करूं क्या? यही सवाल लेखक भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही सब ठीक हो जाए। ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का पहला स्टेप है अपने अंदर चल रही अदृश्य जरूरतों को पहचानना। लेखक बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि हम ज्यादातर समय ये भी नहीं जानते कि हम असल में क्या चाहते हैं। हम कहते कुछ और हैं, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। जैसे कोई कहता है, मुझे बस प्यार चाहिए, लेकिन अंदर डर होता है, मुझे अकेले रह जाने का डर है। कोई कहता है, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन अंदर आवाज होती है, मैं असफल हुआ तो कोई मुझे इज्जत नहीं देगा। यार, यही अंदर की आवाजें हमारी पूरी ऊर्जा को तय करती हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक तुम इन छुपी हुई जरूरतों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम बाहर चाहे जितना शांत दिखो, अंदर से चिपके ही रहोगे। यहां वो एक बहुत गहरी लाइन कहते हैं, योर नीडीनेस इज लाउडर देन योर वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि तुम चाहे कुछ भी कह लो, चाहे कितनी भी समझदारी की बातें कर लो, लेकिन तुम्हारी अंदर की जरूरतें बिना बोले सामने वाले तक पहुंच जाती हैं। और यही कारण है कि कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो सब सही कर रहा हूं, फिर भी चीजें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि बाहर का व्यवहार ठीक है, लेकिन अंदर का भाव अभी भी डर और कमी से भरा हुआ है। लेखक यहां एक अभ्यास बताते हैं जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन असरदार है। वो कहते हैं, किसी भी चीज के बारे में जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो, खुद से एक सवाल पूछो, अगर ये नहीं मिला तो मैं अपने बारे में क्या मान लूंगा? अगर जवाब आता है, मैं बेकार हूं, मैं अकेला हूं, मैं अधूरा हूं, तो समझ लो कि समस्या उस चीज में नहीं है, समस्या उस विश्वास में है। और जब तक वो विश्वास जिंदा है, तुम बार बार उसी चक्र में फंसते रहोगे। अब देखिए, यहां लेखक कोई जादुई समाधान नहीं देते। वो साफ कहते हैं कि ये विश्वास सालों में बने होते हैं, बचपन से, रिश्तों से, असफलताओं से। इसलिए इन्हें बदलने में समय लगेगा, लेकिन पहला कदम है इन्हें पकड़ना। जैसे ही तुम इन्हें पकड़ लेते हो, ये उतने ताकतवर नहीं रहते। ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम अपने डर को नाम दे देते हो, वो डर थोड़ा छोटा हो जाता है। लेखक यहां एक और अहम फर्क समझाते हैं, इच्छा और लत में। इच्छा हल्की होती है, खुली होती है,
लत भारी होती है, जकड़ने वाली। इच्छा कहती है मिल जाए तो अच्छा है, लत कहती है मिलना ही चाहिए। और यही चाहिए शब्द सारी परेशानी की जड़ है। जब तुम्हारी भाषा अंदर ही अंदर चाहिए से भरी होती है तो तुम हर पल तनाव में रहते हो, क्योंकि जिंदगी चाहिए पर नहीं चलती। वो कहते हैं डिटैचमेंट की प्रैक्टिस का मतलब है चाहिए को धीरे धीरे चाहता हूं मैं बदलना। फर्क समझना जरूरी है। चाहता हूं मैं आजादी है, चाहिए में कैद। और ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। शुरुआत में तुम सिर्फ ये नोटिस करोगे कि तुम कितनी बार चाहिए की ऊर्जा में जी रहे हो। फिर धीरे धीरे तुम उसे ढीला छोड़ना सीखोगे। लेखक इस हिस्से में एक बहुत मानवीय बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम डिटैचमेंट की तरफ बढ़ते हो तो शुरुआत में चीजें थोड़ी और बिगड़ सकती हैं, क्योंकि अब तुम पुराने पैटर्न को छोड़ रहे हो, लेकिन नया अभी पूरी तरह बना नहीं है। इस बीच में एक खालीपन आता है और ज्यादातर लोग यहीं घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ये तो गलत रास्ता है और वापस पुराने तरीके पर लौट जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही खालीपन असली बदलाव की जगह है। अगर तुम इसे सहन कर लो, अगर तुम इसमें भागो नहीं, तो यहीं से नया आत्मविश्वास पैदा होता है। यहां एक और पंक्ति आती है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ डिटैचमेंट इज टेम्पररी, द पेन ऑफ अटैचमेंट इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यह है कि डिटैच होने में जो असहजता है वो थोड़ी देर की है, लेकिन अटैचमेंट का दर्द लगातार चलता रहता है। फर्क बस इतना है कि हम पुराने दर्द के आदी हो गए हैं, इसलिए वो हमें सामान्य लगता है। लेखक ये भी बताते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो। कोशिश और पकड़ में फर्क है। कोशिश में आनंद हो सकता है, पकड़ में डर होता है। तुम पूरी ईमानदारी से काम करो, प्यार करो, आगे बढ़ो, लेकिन मन के किसी कोने में ये स्वीकार करो कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता है। एक आम उदाहरण देते हैं। मान लो तुम किसी रिश्ते में हो और हर पल ये सोच रहे हो कि कहीं वो मुझे छोड़ न दे। अब तुम बाहर से भले ही मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर से तुम चौकीदार बने हुए हो। हर बात पर शक, हर देरी पर डर, और यही डर रिश्ते को धीरे धीरे घुटन बना देता है। लेखक कहते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है ये मान लेना कि अगर कोई जाना चाहेगा तो मैं उसे रोककर खुश नहीं रख सकता। और अजीब बात यह है कि जब तुम ये मान लेते हो तब रिश्ते में हल्कापन आता है। वो यहां एक छोटी सी मानसिक शिफ्ट बताते हैं। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम किसी चीज को कसकर पकड़ रहे हो, खुद से कहो मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी छोड़ता हूं। शुरुआत में ये सिर्फ शब्द होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये भावना बन जाएगी। और जब भावना बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदलता है। इस हिस्से के आखिर में लेखक एक बहुत शांत लेकिन गहरा इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट असल में भरोसे का नाम है। भरोसा कि मैं ठीक हूं, भरोसा कि जिंदगी मुझे तोड़ने नहीं आई है, भरोसा कि जो मेरे लिए सही है वो आएगा और जो नहीं है वो चला जाएगा, चाहे मैं कितना भी पकड़ूं। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि मैं कैसे अटैच न हूं, बल्कि ये है कि क्या मैं खुद पर इतना भरोसा कर सकता हूं कि छोड़ सकूं। यही सवाल अगले हिस्से में और गहराई से खुलने वाला है। अब अगर आप यहां तक आए हैं तो शायद ये बात साफ होने लगी होगी कि डिटैचमेंट कोई बाहर की चाल नहीं है, ये अंदर की स्थिति है। लेकिन यहीं पर एक और उलझन खड़ी होती है। लेखक खुद मानते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं ठीक है मैं डिटैच होना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। और सच बताऊं, यही सबसे ईमानदार जगह है, क्योंकि मन को आदेश देकर शांत नहीं किया जा सकता। मन को समझाना पड़ता है और उससे भी ज्यादा उसे सुरक्षित महसूस कराना पड़ता है। लेखक इस हिस्से में बताते हैं कि हमारा मन क्यों अटैच होता है। वजह बहुत सीधी है, मन सुरक्षा चाहता है। वो किसी इंसान, किसी लक्ष्य, किसी पहचान को पकड़कर ये मान लेता है कि यही मुझे सुरक्षित रखेगा। और जब भी उस पकड़ पर खतरा आता है, मन अलार्म बजा देता है। बेचैनी, जलन, डर, गुस्सा, ये सब उसी अलार्म की आवाजें हैं। लेखक कहते हैं जब तक तुम मन को ये भरोसा नहीं दिलाओगे कि तुम सुरक्षित हो, तब तक वो किसी न किसी चीज से चिपकता ही रहेगा। यहां वो एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं।
बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में। बाहरी सुरक्षा हमेशा अस्थायी होती है। आज नौकरी है, कल नहीं भी हो सकती। आज रिश्ता है, कल बदल सकता है। आज तारीफ है, कल आलोचना। अगर तुम अपनी सुरक्षा इन सब पर टिकाते हो तो डर तुम्हारा स्थायी साथी बन जाएगा। लेकिन आंतरिक सुरक्षा तब बनती है जब तुम ये अनुभव करने लगते हो कि मैं किसी भी हालत में खुद को संभाल सकता हूं। लेखक एक लाइन कहते हैं, When you trust yourself, you stop clinging to others। इसका मतलब बहुत गहरा है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता तब तुम दूसरों से चिपकते हो। जब खुद पर भरोसा बनने लगता है तब चिपकने की जरूरत अपने आप कम हो जाती है। और ये भरोसा भाषणों से नहीं बनता, ये छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। वो यहां एक अभ्यास की बात करते हैं। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम किसी चीज के बिना टूट जाओगे, खुद से पूछो, क्या मैं सच में पहले कभी टूट चुका हूं? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। तुम दुखी हुए हो, हां। तुम गिरे हो, हां। लेकिन तुम आज भी यहां हो, सांस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेखक कहते हैं, यही याद दिलाना मन को धीरे धीरे शांत करता है। मन को यह समझ में आने लगता है कि दर्द आएगा लेकिन विनाश नहीं होगा। इस हिस्से में लेखक एक बहुत आम लेकिन दर्दनाक सच्चाई सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि कई लोग अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दर्द नहीं हो रहा, अगर डर नहीं लग रहा, तो शायद वो प्यार ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि डर प्यार का प्रमाण नहीं है, वो सिर्फ असुरक्षा का संकेत है। प्यार में गहराई हो सकती है लेकिन घुटन नहीं। और जैसे ही प्यार घुटन बनने लगता है, आकर्षण मरने लगता है। लेखक बताते हैं कि डिटैचमेंट का अभ्यास करते समय एक दौर ऐसा आता है जब तुम खुद को खाली महसूस करते हो। पहले जहां चिंता रहती थी वहां अब सन्नाटा होता है। और ये सन्नाटा कई लोगों को डराता है। वो सोचते हैं, मैं कुछ महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन लेखक कहते हैं, ये सुन्नता नहीं है, ये जगह है, एक नई जगह जहां अब तुम अपनी शांति खुद बना सकते हो, किसी चीज पर निर्भर हुए बिना। यहां एक और पंक्ति आती है, पीस फील्स बोरिंग टू अ माइंड एडिक्टेड टू कैओस। इसका मतलब यह है कि जो मन सालों से ड्रामा, डर और तनाव में जीता आया है, उसे शांति अजीब लगती है। उसे लगता है कुछ गलत हो रहा है। लेकिन असल में यही सही दिशा है। और इस दौर में सबसे जरूरी है धैर्य। क्योंकि अगर तुम इस शांति से डरकर फिर पुराने पैटर्न में लौट गए तो वही कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी। लेखक ये भी बताते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। भावनाएं आएंगी, डर आएगा, दुख आएगा, कभी कभी अकेलापन भी आएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम उन भावनाओं से अपनी पहचान नहीं बनाओगे। तुम कह सकोगे, मैं डर महसूस कर रहा हूं, न कि मैं डर हूं। यही फर्क इंसान को आजाद करता है। इस हिस्से में वो एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण देते हैं। वो कहते हैं, जब तुम किसी चीज को छोड़ते हो तो तुम उसे खोते नहीं, तुम उसे सही जगह पर रखते हो। रिश्ते रिश्ते की जगह पर, काम काम की जगह पर, लक्ष्य लक्ष्य की जगह पर। तुम उन्हें अपने अस्तित्व के केंद्र से हटाकर जीवन के हिस्से बना देते हो। और जैसे ही तुम ऐसा करते हो, जीवन हल्का होने लगता है। एक साधारण जीवन स्थिति की बात करते हैं। मान लो तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, लेकिन परिणाम अभी नहीं दिख रहे। पहले तुम घबरा जाते थे, खुद पर शक करने लगते थे। अब तुम ये कह पाते हो, मैं अपना काम कर रहा हूं, बाकी समय लेगा। यही डिटैचमेंट है। काम से भागना नहीं, लेकिन परिणाम से अपनी कीमत जोड़ना बंद करना। इस हिस्से के आखिर में लेखक एक बहुत नरम लेकिन असरदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट का रास्ता बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से रिश्ते से शुरू होता है। जैसे जैसे तुम खुद के साथ खड़े होना सीखते हो, वैसे वैसे दुनिया की चीजें तुम्हें पकड़ने की बजाय तुम्हारे साथ चलने लगती हैं। और शायद अगला सवाल अब यह है, अगर मैं खुद के साथ खड़ा होना सीख लूं तो मेरी जिंदगी के रिश्ते, लक्ष्य और सपने कैसे बदलेंगे? यही सवाल हमें आगे और गहराई में ले जाने वाला है। अब यहां से लेखक बात को और ज्यादा जमीनी बना देते हैं। अब तक हमने समझा कि अटैचमेंट डर से पैदा होती है और डिटैचमेंट भरोसे से। लेकिन असली सवाल यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में
जहां भावनाएं अचानक उफान मारती हैं, वहां डिटैचमेंट को जिया कैसे जाए। क्योंकि किताब पढ़ते समय सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही कोई मैसेज का जवाब देर से देता है, जैसे ही कोई रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आता, पूरा ज्ञान हवा हो जाता है। लेखक इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि यहीं से असली काम शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम हर समय शांत ही रहो। असल में डिटैचमेंट की पहचान ये है कि जब तुम हिलते हो तो तुम खुद को वापस पकड़ लेते हो। मतलब भावनाएं आएंगी, ट्रिगर होंगे, लेकिन अब तुम उनमें बह नहीं जाओगे। पहले तुम खुद को भावना मान लेते थे, अब तुम भावना को अनुभव की तरह देखते हो। और यही छोटा सा फर्क बहुत बड़ा बदलाव लाता है। लेखक एक बहुत व्यावहारिक सिद्धांत देते हैं, रुकना। वो कहते हैं, हर बार जब कोई चीज तुम्हें बहुत ज्यादा बेचैन कर दे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ मत करो, न मैसेज भेजो, न सफाई दो, न खुद को साबित करो, बस रुक जाओ। शुरुआत में यह रुकना बहुत असहज लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कुछ गलत हो रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं, यही रुकना तुम्हें तुम्हारी पुरानी आदतों से बाहर निकालता है। यहां एक पंक्ति आती है, स्पेस रिवील्स व्हाट फोर्स डिस्ट्रॉयज। इसका मतलब यह है कि जहां जबरदस्ती चीजों को बिगाड़ देती है, वहीं थोड़ा सा स्पेस सच्चाई दिखा देता है। जब तुम किसी इंसान या स्थिति को थोड़ा स्पेस देते हो, तो या तो वो खुद वापस आता है, या फिर साफ हो जाता है कि वो तुम्हारे जीवन में टिकने वाला नहीं था। दोनों ही स्थितियों में तुम जीतते हो, क्योंकि अब भ्रम खत्म होता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग स्पेस देने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पेस का मतलब दूरी है। लेकिन स्पेस दूरी नहीं, सांस लेने की जगह है। रिश्तों में भी, करियर में भी, और खुद के साथ भी। जब तुम हर पल कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो घुटन पैदा होती है, और घुटन में कोई भी चीज पनप नहीं सकती। अब यहां लेखक एक बहुत नाजुक लेकिन जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट का अभ्यास करते समय तुम्हें कुछ लोगों से कम जुड़ाव महसूस हो सकता है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि अब तुम डर से नहीं, सच से जुड़ रहे हो। कुछ रिश्ते जो सिर्फ जरूरत पर टिके थे, वो ढीले पड़ेंगे। और यही वो मोड़ है जहां लोग खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, इसे नुकसान मत समझो, इसे सफाई समझो। जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारी अटैचमेंट पर टिका था, वो तुम्हारे शांत होने से टूटेगा ही। इस हिस्से में लेखक काम और लक्ष्यों की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर अपने लक्ष्य को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर ये बन गया तो मैं कुछ हूं, और जैसे ही ऐसा सोचते हैं, हर दिन डर में जीते हैं। वो सलाह देते हैं कि लक्ष्य को दिशा बनाओ, पहचान नहीं। दिशा तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है, पहचान तुम्हें बांध देती है। एक छोटा सा अभ्यास बताते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में सोचो और खुद से कहो, मैं इसे पाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर ये रास्ता बदल भी गया तो मैं खुद को खोऊंगा नहीं। शुरुआत में ये बात खोखली लगेगी, लेकिन धीरे धीरे मन इसे मानने लगता है, और जैसे ही मन मानने लगता है, डर की पकड़ ढीली होने लगती है। लेखक ये भी बताते हैं कि डिटैचमेंट के साथ एक अजीब सी आजादी आती है। अब तुम वो बातें कह पाते हो जो पहले डर के कारण नहीं कह पाते थे। अब तुम ना कह पाते हो, अब तुम चुप रह पाते हो। और यही चीज तुम्हें ज्यादा सम्मान दिलाती है, क्योंकि लोग उस इंसान की कद्र करते हैं जो खुद के साथ खड़ा होता है, न कि उस इंसान की जो हर पल डर के कारण झुक जाता है। यहां एक और लाइन आती है, द मोर यू कैन वॉक अवे, द मोर पावर यू हैव। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज छोड़ते फिरो। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हें पता है कि तुम खुद को खोए बिना किसी स्थिति से बाहर आ सकते हो, तब तुम मजबूरी में नहीं रहते, और मजबूरी खत्म होते ही आकर्षण शुरू हो जाता है। इस हिस्से के आखिर में लेखक एक शांत लेकिन चुनौतीपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट का असली इम्तिहान तब होता है जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही होती, जब कोई जवाब नहीं आ रहा, जब रिजल्ट नहीं दिख रहा, जब सामने वाला बदल रहा है। उस वक्त अगर तुम खुद के साथ रह सको, खुद को संभाल सको, तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो।
और शायद अब अगला कदम ये देखना है कि जब तुम सच में डिटैच हो जाते हो तो दुनिया तुम्हें कैसे जवाब देती है। यही जवाब अगले हिस्से में धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब यहां से चीजें थोड़ा दिलचस्प मोड़ लेती हैं, क्योंकि लेखक अब उस पल की बात करने लगते हैं जिसका लोग इंतजार करते हैं, लेकिन साथ ही उससे डरते भी हैं। वो पल जब तुम सच में छोड़ना शुरू करते हो, जब तुमने अंदर से मान लिया होता है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, और उसके बाद एक अजीब सी शांति आ जाती है। लेकिन इसी शांति के साथ एक सवाल भी उठता है, आगे क्या? क्या सच में कुछ बदलेगा, या ये सिर्फ खुद को समझाने का तरीका है? लेखक साफ कहते हैं कि डिटैचमेंट का असर तुरंत जादू की तरह नहीं दिखता। कई बार तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, न रिश्ता सुधर रहा है, न हालात। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं, देखा, ये सब बेकार की बातें थीं। लेकिन लेखक कहते हैं कि असल बदलाव बाहर दिखने से पहले अंदर जमता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे पहले जड़ पकड़ता है, फिर ऊपर आता है। यहां वो एक बहुत सटीक लाइन कहते हैं, डिटैचमेंट वर्क्स साइलेंटली बिफोर इट वर्क्स विजिबली। इसका मतलब यह है कि जब तुम छोड़ना सीखते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अंदरूनी तनाव कम होता है, तुम्हारी सोच थोड़ी साफ होती है, तुम्हारे फैसले डर से नहीं समझ से आने लगते हैं, और बाहर की दुनिया जो पहले तुम्हारे डर पर प्रतिक्रिया दे रही थी, अब तुम्हारी स्थिरता को जवाब देने लगती है। लेखक बताते हैं कि जब तुम डिटैच होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। तुम ज्यादा सवाल नहीं करते, ज्यादा सफाई नहीं देते, ज्यादा खींचतान नहीं करते, और यही चीज दूसरों को महसूस होती है। लोग इसे शब्दों में नहीं समझा पाते, लेकिन उन्हें लगता है कि कुछ बदला है, और यही बदलाव आकर्षण की शुरुआत है, क्योंकि आकर्षण शोर से नहीं, ठहराव से पैदा होता है। इस हिस्से में लेखक रिश्तों का एक बहुत ईमानदार चित्र खींचते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम किसी रिश्ते में डिटैच होते हो तो दो चीजों में से एक जरूर होता है। या तो रिश्ता गहरा हो जाता है, क्योंकि अब उसमें डर की जगह सच्चाई आ जाती है, या फिर वो रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसे पकड़कर रखने वाली अटैचमेंट नहीं बचती। और दोनों ही स्थितियां सही हैं, क्योंकि जो रिश्ता सिर्फ डर पर टिका था वो टिकने लायक था ही नहीं। यहां एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात आती है। लेखक कहते हैं कि कई लोग कहते हैं, मैं डिटैच हो गया इसलिए वो चला गया, लेकिन सच ये है कि वो पहले ही जा रहा था, बस तुम्हारी पकड़ ने उसे रोके रखा था। डिटैचमेंट ने कुछ छीना नहीं, उसने बस सच्चाई साफ की, और सच्चाई भले ही चुभे, लेकिन वो आजाद करती है। लेखक ये भी बताते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें अब कुछ चाहिए ही नहीं। चाहनाएं रहेंगी, सपने रहेंगे। फर्क बस इतना होगा कि अब तुम उनके गुलाम नहीं रहोगे। अब तुम ये कह पाओगे, मैं इसे चाहता हूं, लेकिन मैं इसके बिना भी खुद को खोया हुआ नहीं मानूंगा। और यही सोच तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लो तुम किसी अवसर का इंतजार कर रहे हो। पहले तुम हर दिन बेचैनी में रहते थे, हर कॉल पर दिल धड़कता था। अब तुम वही इंतजार करते हो, लेकिन बेचैनी के बिना। तुम अपना दिन जीते हो, अपना काम करते हो। और अजीब बात यह है कि जब तुम इंतजार में नहीं अटके होते, तब मौके अक्सर अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अब तुम खुले हो, जकड़े हुए नहीं। यहां एक और पंक्ति आती है, व्हेन यू स्टॉप चेसिंग यू बिकम विजिबल। इसका मतलब यह है कि जब तुम भागना बंद करते हो, तब लोग तुम्हें सच में देख पाते हैं, क्योंकि अब तुम खुद को साबित करने में व्यस्त नहीं होते। अब तुम जैसे हो वैसे दिखते हो, और वही असली आकर्षण है। लेखक ये भी चेतावनी देते हैं कि इस दौर में तुम्हें पुराने पैटर्न वापस बुलाएंगे। कभी कभी अचानक डर आएगा, कभी लगेगा कि शायद मुझे फिर से पकड़ लेना चाहिए। वो कहते हैं, ये असफलता नहीं है, ये अभ्यास का हिस्सा है। हर बार जब तुम डर के बावजूद छोड़ना चुनते हो, तुम थोड़ा और मजबूत होते हो। इस हिस्से के आखिर में लेखक एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट का असली इनाम ये नहीं है कि तुम सब कुछ पालो।
असली इनाम यह है कि अब तुम्हारी शांति किसी चीज पर निर्भर नहीं रहती, और जब शांति अंदर टिक जाती है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये बन जाता है कि मैं इस स्थिति में खुद को कैसे रखना चाहता हूं। और यही सोच अगले हिस्से में हमें एक और गहरी समझ की तरफ ले जाने वाली है। अब इस मोड पर लेखक एक बहुत संवेदनशील सवाल उठाते हैं जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा। अगर मैं इतना शांत हो गया, अगर मैंने ज्यादा उम्मीदें छोड़ दी, तो क्या मैं सुस्त, उदासीन या बेपरवाह नहीं हो जाऊंगा? क्या मेरी आग बुझ नहीं जाएगी? लेखक इस डर को पूरी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यही वो भ्रम है जो लोगों को डिटैचमेंट से दूर रखता है। वो साफ कहते हैं कि डिटैचमेंट और पैशन एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। असल में अटैचमेंट पैशन को गंदा कर देती है। जब तुम किसी चीज से अटैच होते हो तो तुम्हारा पैशन डर से चलने लगता है। मुझे साबित करना है, मुझे जीतना ही है, मुझे दिखाना है। ये सब पैशन नहीं है, ये बेचैनी के रूप हैं, और बेचैनी लंबे समय तक किसी को आगे नहीं ले जा सकती। यहां लेखक एक बहुत सटीक लाइन कहते हैं, अटैचमेंट इज एम्बिशन पॉइजन्ड बाय फियर। इसका मतलब यह है कि एम्बिशन खुद में गलत नहीं है, लेकिन जब उसमें डर मिल जाता है तो वही एम्बिशन तुम्हें थका देता है, तोड़ देता है। डिटैचमेंट एम्बिशन को मारता नहीं, उसे साफ करता है, डर निकाल देता है, ताकि जो बचे वो सच्ची चाह हो, न कि मजबूरी। लेखक बताते हैं कि जब तुम डिटैच होकर काम करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। अब तुम जल्दी हार नहीं मानते, लेकिन जल्दी टूटते भी नहीं। अब तुम्हारा ध्यान इस बात पर नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि इस पर होता है कि काम सही है या नहीं। और यही वजह है कि डिटैच लोग अक्सर ज्यादा टिकाऊ सफलता पाते हैं, क्योंकि वो थक कर बीच में नहीं गिरते। इस हिस्से में लेखक एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है कम चाहना, लेकिन वो कहते हैं डिटैचमेंट का मतलब है साफ चाहना। जब तुम अटैच होते हो तो तुम्हारी चाह में बहुत कुछ मिला होता है, डर, तुलना, अहंकार। जब तुम डिटैच होते हो तो चाह सरल हो जाती है, सीधी, ईमानदार। एक उदाहरण देते हैं। मान लो तुम कोई काम सिर्फ इसलिए करना चाहते हो क्योंकि उससे तुम्हें सम्मान मिलेगा। ये अटैचमेंट है। अब अगर वही काम तुम इसलिए करना चाहो क्योंकि वो तुम्हें जीवित महसूस कराता है, क्योंकि उसमें तुम्हारी सच्ची रुचि है, तो वो डिटैचमेंट के साथ किया गया पैशन है। फर्क साफ है, लेकिन असर बहुत गहरा है। यहां एक और पंक्ति आती है, डू इट बिकॉज यू लव इट, नॉट बिकॉज यू नीड इट। इसका मतलब यह है कि जब तुम्हारा काम जरूरत से चलता है तो वो बोझ बन जाता है। जब वही काम प्यार से चलता है तो वो ताकत बन जाता है। और डिटैचमेंट इसी बदलाव की कुंजी है। लेखक इस हिस्से में जीवन की गति की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि अटैचमेंट हमेशा जल्दी में रहती है। सब कुछ अभी चाहिए, अभी जवाब, अभी नतीजा, अभी पुष्टि। लेकिन डिटैचमेंट समय को दुश्मन नहीं मानता। वो जानता है कि सही चीजें समय लेती हैं, और जब तुम समय से लड़ना बंद कर देते हो तब तुम खुद के साथ खड़े हो पाते हो। अब यहां एक बहुत मानवीय अनुभव की बात होती है। डिटैचमेंट के बाद कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो गए हो। पहले जहां तुम हर ड्रामा में कूद जाते थे, अब तुम बाहर खड़े होकर देख पाते हो। और कभी कभी ये अकेलापन सा लगता है। लेखक कहते हैं, ये दूरी ठंडापन नहीं है, ये स्पष्टता है। और स्पष्टता हमेशा थोड़ी अकेली होती है, क्योंकि भीड़ ज्यादातर भ्रम में चलती है। वो ये भी बताते हैं कि इस स्पष्टता के साथ एक नई संवेदनशीलता आती है। अब तुम चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस करते हो, लेकिन उनसे टूटते नहीं हो। पहले भावनाएं तुम्हें हिला देती थीं, अब वो तुम्हें छूकर निकल जाती हैं। फर्क बस इतना है कि अब तुम लहर नहीं बनते, तुम समुद्र बनते हो। इस हिस्से के आखिर में लेखक एक बहुत शांत लेकिन मजबूत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट का असली रूप तब दिखता है जब तुम पूरे दिल से किसी चीज में लगे हो, लेकिन अगर वो चीज चली जाए तो भी तुम खुद को बचा पाते हो। यही संतुलन है, यही परिपक्वता है, और शायद यहीं से जिंदगी में वो स्थिरता आती है जिसके बिना कोई भी आकर्षण टिक नहीं सकता।
अब अगला कदम ये समझना है कि इस स्थिरता को रिश्तों और दुनिया के साथ कैसे जिया जाए बिना खुद को खोए। यही यात्रा आगे और खुलने वाली है। अब यहां लेखक हमें उस जगह ले आते हैं जहां डिटैचमेंट सिर्फ अंदर की प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि बाहर की दुनिया में दिखाई देने लगती है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं अंदर से शांत हूं या नहीं। सवाल ये है कि जब दूसरे लोग बदलते हैं, जब दुनिया वैसी प्रतिक्रिया नहीं देती जैसी उम्मीद थी, तब मैं खुद को कैसे संभालता हूं। क्योंकि यार, असली परीक्षा तो वहीं होती है। अकेले कमरे में ध्यान करना आसान है, लेकिन जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, गलत समझे या छोड़ दे, तब डिटैचमेंट सच में परखी जाती है। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे तुम डिटैच होते हो, वैसे वैसे तुम्हारे रिश्तों की सच्चाई सामने आने लगती है। पहले तुम बहुत कुछ सह लेते थे, बहुत कुछ अनदेखा कर देते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें खोने का डर था। अब वही हालात अचानक असहज लगने लगते हैं, और कई लोग यहीं घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है शायद मैं ज्यादा स्वार्थी हो गया हूं। लेकिन लेखक साफ कहते हैं, नहीं, तुम स्वार्थी नहीं हुए हो, तुम जागरूक हुए हो। यहां वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, डिटैचमेंट डजंट मेक यू कोल्ड, इट मेक्स यू ऑनेस्ट। इसका मतलब यह है कि जब डर हटता है, तो झूठी सहनशीलता भी हट जाती है। अब तुम वो बातें नहीं सहते जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चुपचाप खा रही थीं। और यही ईमानदारी कई लोगों को चुभती है, क्योंकि उन्हें वही पुराना तुम चाहिए था जो डर के कारण चुप रहता था। लेखक बताते हैं कि इस दौर में अक्सर रिश्तों में टकराव बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम बदल रहे हो, लेकिन सामने वाला अभी भी पुराने पैटर्न में है। पहले जहां तुम तुरंत माफी मांग लेते थे, अब तुम रुक जाते हो। पहले जहां तुम खुद को समझाने में थक जाते थे, अब तुम शांत रहते हो। और ये शांति कई लोगों को असहज करती है, क्योंकि अब वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। वो यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखाने लगो या खुद को ऊंचा मानने लगो। अगर ऐसा हो रहा है, तो समझ लो कि ये डिटैचमेंट नहीं, अहंकार है। सच्चा डिटैच इंसान शांत होता है, कठोर नहीं। स्पष्ट होता है, लेकिन बेरहम नहीं। लेखक रिश्तों में सीमाओं की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सीमाएं प्यार को खत्म नहीं करती, वो उसे सुरक्षित बनाती हैं। जब कोई सीमा नहीं होती, तो प्यार धीरे धीरे थकान बन जाता है। डिटैचमेंट तुम्हें यह साहस देता है कि तुम कह सको, ये यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। और जो रिश्ता इस बात का सम्मान करता है, वही असली होता है। यहां एक और पंक्ति आती है, द राइट पीपल वॉन्ट बी थ्रेटेंड बाय योर बाउंड्रीज। इसका मतलब यह है कि जो लोग सच में तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारे बदलने से डरेंगे नहीं, वो तुम्हारे शांत होने को समझेंगे। और जो लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरी से जुड़े थे, वो खुद दूर हो जाएंगे। लेखक ये भी बताते हैं कि डिटैचमेंट के बाद तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि अब तुम हर किसी से वही गहराई महसूस नहीं कर पाते। पहले तुम ज्यादा जुड़े रहते थे, अब ज्यादा चुनिंदा हो जाते हो, और ये बदलाव कई बार दुख देता है। लेकिन वो कहते हैं, ये दुख खालीपन का नहीं है, ये जगह बनने का है। जगह उन रिश्तों के लिए जो डर पर नहीं, सच्चाई पर टिके हों। इस हिस्से में वो समाज और तुलना की बात भी करते हैं। डिटैचमेंट के बाद तुम दूसरों की जिंदगी देखकर उतना विचलित नहीं होते। पहले किसी की सफलता तुम्हें छोटा महसूस कराती थी, अब तुम उसे देखकर कह पाते हो, अच्छा है, उनका रास्ता है। क्योंकि अब तुम अपने रास्ते से जुड़े हो, न कि दूसरों की मंजिल से। लेखक कहते हैं कि जब तुम तुलना छोड़ते हो, तो एक अजीब सी राहत मिलती है। अब तुम्हें हर पल साबित नहीं करना होता कि तुम बेहतर हो, और यही राहत तुम्हें अंदर से हल्का बनाती है। यही हल्कापन दूसरों को भी महसूस होता है। लोग तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करते हैं, क्योंकि अब तुम उनसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ मौजूद रहते हो। इस हिस्से के आखिर में लेखक एक बहुत शांत लेकिन सटीक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट तुम्हें अकेला नहीं करता, वो तुम्हें सही लोगों के साथ जोड़ता है। पहले भीड़ थी, अब गुणवत्ता है। पहले शोर था, अब सच्चाई है। और शायद यही वो बिंदु है जहां तुम समझने लगते हो कि आकर्षण किसी को खींचने का नाम नहीं है,
बल्कि खुद के सच में टिक जाने का नाम है। अब अगला सवाल ये उठता है कि जब तुम खुद के सच में टिक जाते हो तो जीवन तुम्हें क्या क्या दिखाने लगता है। यही आगे की यात्रा है। अब यहां से लेखक एक और गहरी परत खोलते हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट सिर्फ रिश्तों या लक्ष्यों तक सीमित नहीं है, ये हमारी पहचान तक जाता है। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा डर पैदा होता है, क्योंकि अगर मैं अपनी पहचान से ही डिटैच हो गया तो फिर मैं रह कौन जाऊंगा। यार, ये सवाल सुनने में डरावना लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यही सवाल असली आजादी की शुरुआत है। वो बताते हैं कि हम सब अपने बारे में कुछ कहानियां बना लेते हैं। मैं ऐसा इंसान हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कभी बदल नहीं सकता। शुरुआत में ये कहानियां हमें सुरक्षा देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही कहानियां पिंजरा बन जाती हैं और फिर हम उन्हीं के मुताबिक जीने लगते हैं, चाहे वो हमें दर्द ही क्यों न दे रही हो। लेखक कहते हैं डिटैचमेंट का मतलब है इन कहानियों को सच मानना बंद करना। यहां एक बहुत गहरी पंक्ति आती है, यू आर नॉट हु यू थिंक यू आर एंड दैट्स योर फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि जो छवि तुमने अपने बारे में बना रखी है वो पूरी सच्चाई नहीं है। और यही अच्छी खबर है, क्योंकि अगर तुम वही नहीं हो जो तुम सोचते हो तो तुम बदल भी सकते हो, और बदलाव की संभावना ही असली शक्ति है। लेखक बताते हैं कि जब तुम अपनी पहचान से अटैच होते हो तो हर छोटी बात तुम्हें हिला देती है। कोई आलोचना करे तो लगता है तुम पर हमला हो गया, कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो लगता है तुम बेकार हो। लेकिन जब तुम पहचान से थोड़ा पीछे हटते हो तो ये सब बस घटनाएं बन जाती हैं, फैसले नहीं। अब कोई बात तुम्हें दुखी कर सकती है लेकिन तोड़ नहीं सकती। इस हिस्से में लेखक सोच और वास्तविकता के फर्क पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सोच को ही सच मान लेते हैं। अगर मन कहता है मैं अकेला हूं तो वो सच बन जाता है। अगर मन कहता है मेरे साथ गलत हुआ तो वही पूरी कहानी बन जाती है। डिटैचमेंट का अभ्यास ये सिखाता है कि सोच को देखो, मानो नहीं। सोच बादल है, तुम आसमान हो। बादल आते जाते रहेंगे, आसमान वैसा ही रहेगा। एक और पंक्ति आती है, थॉट्स आर कन्विंसिंग नॉट ट्रू। इसका मतलब यह है कि सोच बहुत यकीन दिलाने वाली होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सच हो। जब तुम इस बात को समझने लगते हो तब तुम्हारे अंदर एक दूरी बनती है, सोच और अपने बीच, और यही दूरी तुम्हें चुनाव की आजादी देती है। लेखक बताते हैं कि इस चरण पर कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी धीमी हो गई है। पहले जहां हर सोच पर प्रतिक्रिया होती थी, अब वहां ठहराव है, और ये ठहराव कुछ लोगों को खालीपन जैसा लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं ये खालीपन नहीं है, ये बिना शोर की जगह है। यहां अब तुम अपनी आवाज सुन सकते हो, न कि सिर्फ मन का शोर। वो यहां एक व्यावहारिक अभ्यास की बात करते हैं। जब भी कोई सोच बहुत भारी लगे, खुद से कहो ये एक सोच है, मैं नहीं। शुरुआत में ये सिर्फ शब्द होंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम सच में महसूस करोगे कि सोच आती है, जाती है, और तुम बचे रहते हो। यही अनुभव अंदर एक गहरा भरोसा पैदा करता है। ये भी बताते हैं कि पहचान से डिटैच होने का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। इसका मतलब है जिम्मेदारी को बोझ नहीं बनाना। अब तुम अपनी गलतियों को देख पाते हो बिना खुद को बेकार माने। अब तुम सुधार कर पाते हो बिना शर्म में डूबे। और यही वजह है कि डिटैच लोग ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि उनका अहंकार बीच में नहीं आता। इस हिस्से में वो समाज द्वारा दी गई पहचान की बात भी करते हैं। नाम, भूमिका, पद, रिश्ते, ये सब जरूरी हैं, लेकिन अगर तुम इन्हीं को खुद मान लोगे तो जब ये बदलेंगे तुम हिल जाओगे। डिटैचमेंट तुम्हें यह सिखाता है कि ये सब तुम्हारे जीवन के हिस्से हैं, तुम खुद नहीं। और ये समझ आते ही अंदर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। इस हिस्से के आखिर में लेखक बहुत नरमी से कहते हैं कि जब तुम पहचान से थोड़ा पीछे हटते हो तो पहली बार तुम खुद को बिना लेबल के महसूस करते हो। और यही वो जगह है जहां डर कम और जिज्ञासा ज्यादा होती है। अब मैं क्या बन सकता हूं? अब मैं कैसे जीना चाहता हूं? ये सवाल बोझ नहीं होते, ये संभावनाएं बन जाते हैं।
और शायद यहीं से जिंदगी का असली आकर्षण शुरू होता है, जब तुम खुद को किसी एक कहानी में बंद करना छोड़ देते हो। अब यहां से लेखक हमें उस जगह ले आते हैं जहां डिटैचमेंट सिर्फ समझ नहीं रह जाती, बल्कि जीवन का तरीका बनने लगती है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं किसी एक चीज से कैसे डिटैच रहूं, सवाल ये है कि मैं पूरी जिंदगी को किस नजर से देख रहा हूं। क्योंकि यार, अगर नजर वही पुरानी है, तो चाहे तुम कितना भी ज्ञान जोड़ लो, पुराने पैटर्न लौट ही आएंगे। लेखक कहते हैं कि इस स्टेज पर आकर एक बड़ा बदलाव होता है। पहले तुम हर अनुभव को अपने बारे में फैसला मान लेते थे। अच्छा हुआ तो मैं अच्छा हूं, बुरा हुआ तो मैं गलत हूं। अब धीरे धीरे तुम अनुभव को अनुभव की तरह देखने लगते हो, बिना लेबल लगाए, बिना जजमेंट के। और यही जगह है जहां डिटैचमेंट गहरी शांति में बदल जाती है। यहां वो एक बहुत असरदार पंक्ति कहते हैं, लाइफ इज हैपनिंग, नॉट जजिंग यू। इसका मतलब ये है कि जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जहां हर पल नंबर कट रहे हों। चीजें हो रही हैं, कुछ तुम्हारे हिसाब से, कुछ नहीं, लेकिन हर चीज तुम्हारी कीमत तय नहीं कर रही। जब तुम ये समझ लेते हो, तो भीतर से एक भारी बोझ उतर जाता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर तनाव इसलिए होता है क्योंकि हम हर चीज को निजी बना लेते हैं। किसी ने देर से जवाब दिया तो लगता है उसने हमें कम आंका। कोई मौका नहीं मिला तो लगता है हम लायक नहीं थे। लेकिन डिटैचमेंट तुम्हें यह दिखाता है कि दुनिया ज्यादातर अपने में उलझी रहती है। लोग अपने डर, अपनी सीमाओं, अपनी उलझनों से चल रहे होते हैं। ये समझ आते ही बहुत सारी बेवजह की चोटें अपने आप भरने लगती हैं। इस हिस्से में लेखक नियंत्रण और समर्पण के फर्क को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि नियंत्रण थकाता है, समर्पण राहत देता है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है ये मान लेना कि मैं अपना हिस्सा करूंगा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाऊंगा। और जैसे ही तुम ये बोझ उतारते हो, तुम्हारे अंदर ऊर्जा लौट आती है। यहां एक और पंक्ति आती है, लेट गो ऑफ द फाइट विथ रियलिटी। इसका मतलब ये है कि हम ज्यादातर समय असल में हालात से नहीं, बल्कि इस बात से लड़ रहे होते हैं कि हालात ऐसे क्यों हैं। और ये लड़ाई हमें कहीं नहीं ले जाती। जब तुम हालात को जैसा है वैसा देखने लगते हो, तब तुम बेहतर फैसले ले पाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग लड़ नहीं रहा, समझ रहा है। लेखक बताते हैं कि डिटैचमेंट के साथ जीवन में एक सहजता आती है। अब तुम हर चीज को जबरदस्ती सही करने की कोशिश नहीं करते। तुम सुनते हो, देखते हो, समझते हो, और फिर कदम उठाते हो। ये धीमापन आलस्य नहीं है, ये सजगता है। और सजगता हमेशा सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करती है। इस हिस्से में वो डर के एक और रूप की बात करते हैं, भविष्य का डर। पहले तुम भविष्य के बारे में सोचकर आज खराब कर लेते थे। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। अब डिटैचमेंट तुम्हें वर्तमान में टिकने में मदद करता है। भविष्य की तैयारी रहती है, लेकिन भविष्य की चिंता नहीं। और यही फर्क मानसिक शांति और मानसिक थकान में होता है। एक और पंक्ति आती है, द प्रेजेंट मोमेंट इज वेयर योर पावर लाइव्स। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास जो भी शक्ति है वो अभी में है, न बीते कल में, न आने वाले कल में। जब तुम अभी में रहते हो, तब तुम ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा जीवित और ज्यादा प्रभावी होते हो। लेखक ये भी बताते हैं कि इस चरण पर लोग अक्सर कहते हैं, अब मुझे चीजें उतनी हिला नहीं पाती। और ये कोई ठंडापन नहीं है, ये स्थिरता है। अब दुख आता है, लेकिन बहा नहीं ले जाता। खुशी आती है, लेकिन पकड़ नहीं बन जाती। हर भावना बहती है, रुकती नहीं। और यही भावनात्मक परिपक्वता है। इस हिस्से के आखिर में लेखक बहुत शांत स्वर में एक बात रखते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट तुम्हें जिंदगी से दूर नहीं करता, वो तुम्हें जिंदगी के करीब लाता है। क्योंकि अब तुम हर पल को बिना डर के जी पाते हो, बिना इस चिंता के कि ये पल तुम्हें क्या देगा या छीन लेगा। और शायद यही वो जगह है जहां जीवन एक संघर्ष नहीं, एक अनुभव बन जाता है। अब आगे ये देखना बाकी है कि जब जीवन अनुभव बन जाता है, तो आकर्षण अपने आप कैसे आकार लेने लगता है। अब यहां लेखक उस सवाल को छूते हैं जो अक्सर लोग खुलकर नहीं पूछते, लेकिन अंदर ही
अंदर महसूस जरूर करते हैं। अगर मैं इतना शांत हो गया, अगर मैंने जिंदगी को बहने देना सीख लिया, तो क्या मैं साधारण नहीं हो जाऊंगा? क्या मेरी चमक कम नहीं हो जाएगी? लेखक कहते हैं, ये डर लगभग हर उस इंसान में आता है जो कंट्रोल छोड़ना शुरू करता है, क्योंकि हमारा दिमाग मान बैठा है कि संघर्ष ही महानता है, कि बिना तनाव के कोई बड़ी चीज नहीं बनती। लेकिन यहीं लेखक एक बहुत उल्टी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि असल चमक शांति से निकलती है, तनाव से नहीं। जब तुम अंदर से स्थिर होते हो, तब तुम्हारे शब्दों में वजन आता है, तुम्हारी मौजूदगी में गहराई आती है, और लोग ये महसूस करते हैं, भले ही वो इसे समझा न पाएं। वो एक पंक्ति कहते हैं, काम इज मैग्नेटिक। इसका मतलब ये है कि शांति अपने आप में आकर्षक होती है, उसे साबित नहीं करना पड़ता। लेखक बताते हैं कि जब तुम डिटैच होते हो, तो तुम ज्यादा सुनने लगते हो। पहले तुम बातचीत में खुद को सही साबित करने में लगे रहते थे, अब तुम सामने वाले को समझने लगते हो। और यही सुनने की क्षमता लोगों को तुम्हारे पास खींचती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सुने जाना चाहते हैं, समझे जाना चाहते हैं, और डिटैच इंसान ये स्पेस दे पाता है। इस हिस्से में लेखक नेतृत्व की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे प्रभावी लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं या सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं। सबसे प्रभावी लोग वो होते हैं जो खुद के भीतर स्थिर होते हैं, जिनके फैसले डर से नहीं, स्पष्टता से आते हैं। और डिटैचमेंट इस स्पष्टता को जन्म देता है। यहां एक और पंक्ति आती है, यू डोंट अट्रैक्ट बाय एफर्ट, यू अट्रैक्ट बाय अलाइनमेंट। इसका मतलब यह है कि जब तुम अपने भीतर सही जगह पर होते हो, तब बाहर की चीजें अपने आप तालमेल में आने लगती हैं। तुम ज्यादा कोशिश नहीं करते, लेकिन ज्यादा सही जगह पर होते हो, और सही जगह पर होना ही असली ताकत है। लेखक बताते हैं कि इस स्टेज पर तुम्हें अपने जीवन में अजीब अजीब संयोग दिखने लगते हैं। सही समय पर सही इंसान मिलना, बिना ज्यादा धक्का दिए सही अवसर आ जाना, और लोग इसे किस्मत कहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, ये किस्मत नहीं है, ये तुम्हारी बदली हुई स्थिति का परिणाम है। जब तुम अंदर से खुले होते हो, तो बाहर के रास्ते भी खुलने लगते हैं। वो ये भी साफ करते हैं कि डिटैचमेंट कोई गारंटी नहीं देता कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से होगी। फर्क बस इतना है कि अब जब चीजें नहीं होती, तो तुम खुद को दोष नहीं देते। तुम सीखते हो, आगे बढ़ते हो, और यही रवैया तुम्हें लगातार बेहतर बनाता है। इस हिस्से में वो रुकावटों की बात भी करते हैं। डिटैच इंसान रुकावट को अपमान नहीं मानता, वो उसे फीडबैक मानता है। शायद ये रास्ता नहीं, शायद अभी नहीं, और यही सोच तुम्हें जिद्दी नहीं, लचीला बनाती है। और लचीलापन ही लंबे समय तक टिकने की असली कुंजी है। एक और पंक्ति आती है, रेसिस्टेंस फेड्स व्हेन एक्सेप्टेंस ग्रोज। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे तुम चीजों को स्वीकार करना सीखते हो, अंदर का विरोध कम होता जाता है, और विरोध कम होते ही तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अब वही ऊर्जा तुम रचनात्मक कामों में लगा पाते हो, न कि लड़ाई में। इस हिस्से के आखिर में लेखक एक बहुत गहरी लेकिन सुकून देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट तुम्हें छोटा नहीं बनाता, वो तुम्हें असली बनाता है। अब तुम वो नहीं बनते जो दुनिया चाहती है, अब तुम वो बनते हो जो तुम सच में हो। और अजीब बात यह है कि जब तुम सच में खुद बन जाते हो, तब दुनिया पहली बार तुम्हें ढूंढना शुरू करती है। अब आगे ये देखना है कि इस सच्चाई में जीने का रोजमर्रा का अभ्यास कैसा होता है, ताकि ये समझ किताब तक सीमित न रह जाए, बल्कि जीवन बन जाए। अब लेखक यहां उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं जिसे अक्सर लोग टाल देते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि डिटैचमेंट क्या है, ये भी समझ आ गया कि इससे जीवन हल्का होता है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जब वही पुराने हालात सामने आते हैं, तब इस स्थिति को टिकाए कैसे रखें? क्योंकि यार, असली चुनौती ज्ञान पाना नहीं है, असली चुनौती उसे जीना है। लेखक साफ कहते हैं कि डिटैचमेंट कोई स्थायी अवस्था नहीं है, जहां एक बार पहुंच गए और फिर सब आसान हो गया। ये एक अभ्यास है, रोज का, पल पल का। और सबसे पहले वो इस भ्रम को तोड़ते हैं कि डिटैच इंसान कभी फिसलता नहीं। वो कहते हैं, तुम फिसलोगे, पुराने डर आएंगे, पुरानी आदतें वापस खींचेंगी,
फर्क बस इतना होगा कि अब तुम वहां ज्यादा देर नहीं रुकोगे। यहां वो एक बहुत सच्ची लाइन कहते हैं, अवेयरनेस शॉर्टन्स सफरिंग। इसका मतलब ये है कि जब तुम जागरूक हो जाते हो तब दुख खत्म नहीं होता, लेकिन छोटा हो जाता है। पहले तुम दिन दिन भर किसी बात में उलझे रहते थे। अब तुम जल्दी पहचान लेते हो कि अरे, मैं फिर पकड़ रहा हूं। और जैसे ही पहचान होती है, पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेखक इस हिस्से में रोजमर्रा के छोटे ट्रिगर्स की बात करते हैं। मैसेज का जवाब देर से आना, किसी का रूखा व्यवहार, किसी योजना का रद्द हो जाना। पहले ये सब तुम्हें अंदर तक हिला देते थे। अब भी असर होगा, लेकिन अब तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम एक पल लेते हो, सांस लेते हो, और खुद से पूछते हो, क्या मैं अभी डर से चल रहा हूं या समझ से? वो बताते हैं कि यही एक पल का ठहराव पूरे दिन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि ज्यादातर नुकसान आवेग में होता है। वो मैसेज जो भेजना नहीं चाहिए था, वो शब्द जो बोलने नहीं चाहिए थे। डिटैचमेंट तुम्हें ये ताकत देता है कि तुम वो एक कदम पीछे हट सको। यहां एक और पंक्ति आती है, यू डोंट नीड टू रिएक्ट टू एवरीथिंग यू फील। इसका मतलब ये है कि हर भावना कार्रवाई नहीं मांगती। कुछ भावनाएं सिर्फ महसूस की जाना चाहती हैं। जब तुम ये समझ लेते हो, तब तुम अपनी जिंदगी में बहुत सारी अनावश्यक उलझनों से बच जाते हो। लेखक सुबह और रात की छोटी आदतों की बात भी करते हैं। वो कहते हैं, दिन की शुरुआत अगर थोड़ी शांति से हो जाए तो पूरा दिन अलग तरह से बहता है। सुबह उठकर तुरंत दुनिया में कूदने की बजाय कुछ पल अपने साथ बिताना, खुद को याद दिलाना कि मैं आज जो भी करूंगा अपनी कीमत उससे नहीं जोड़ूंगा। और रात को सोने से पहले ये देखना कि आज कहां कहां तुमने पकड़ ली और कहां छोड़ पाए, बिना खुद को जज किए। वो ये भी बताते हैं कि डिटैचमेंट का अभ्यास अपने आप में दयालु होना सिखाता है। पहले तुम अपनी हर गलती पर खुद को कोसते थे, अब तुम सीखते हो, ठीक है, आज मैं फिसल गया, कोई बात नहीं। और ये आत्म दया आलस्य नहीं है, ये मानसिक मजबूती है। क्योंकि जो इंसान खुद से लड़ता रहता है, वो लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाता। इस हिस्से में लेखक एक बहुत मानवीय सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे जा रहे हो, कि पुराना डर फिर लौट आया है। लेकिन वो कहते हैं, ये पीछे जाना नहीं है, ये परतें खुलना है। जैसे जैसे तुम शांत होते हो, वैसे वैसे भीतर छुपे डर सामने आने लगते हैं, ताकि वो ठीक हो सकें। एक और पंक्ति आती है, हीलिंग फील्स लाइक फॉलिंग अपार्ट बिफोर इट फील्स लाइक फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि बदलाव के दौरान असहजता आना इस बात का संकेत है कि कुछ बदल रहा है। अगर सब आरामदेह ही रहता तो शायद कोई असली बदलाव होता ही नहीं। इस हिस्से के आखिर में लेखक बहुत नरमी से कहते हैं कि डिटैचमेंट को परफेक्शन मत बनाओ, इसे दोस्त बनाओ। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा हल्का। और जैसे जैसे तुम इस तरह जीना सीखते हो, तुम ये महसूस करने लगते हो कि जिंदगी अब तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस अपना रास्ता चल रही है, और तुम भी। अब सवाल ये है कि जब तुम इस बहाव में भरोसे के साथ चलने लगते हो, तब रिश्ते, काम और अवसर तुम्हारी तरफ कैसे आने लगते हैं। यही आगे का रास्ता है। अब इस हिस्से में लेखक उस बदलाव की बात करते हैं जो बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। वो कहते हैं कि जब डिटैचमेंट अभ्यास बन जाता है, तब सबसे पहले जो चीज बदलती है वो है तुम्हारा लोगों से जुड़ने का तरीका। अब तुम किसी से मिलने से पहले ये नहीं सोचते कि मुझे इससे क्या मिलेगा या ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब तुम बस मिलने जाते हो, मौजूद रहने के लिए। और यही मौजूदगी रिश्तों की गुणवत्ता बदल देती है। लेखक बताते हैं कि पहले तुम हर रिश्ते में अनजाने में सौदा करते थे। मैं इतना दूंगा तो बदले में मुझे ये मिलेगा, ध्यान, प्यार, सम्मान। लेकिन डिटैचमेंट के बाद ये सौदा टूटने लगता है। अब तुम देने लगते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और जब देने में डर नहीं होता, तब देने में थकान भी नहीं होती। यहां एक बहुत गहरी पंक्ति आती है, ट्रू कनेक्शन हैपन्स व्हेन देयर इज नो अजेंडा। इसका मतलब यह है कि जब तुम्हारा कोई छुपा मकसद नहीं होता, तब सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करता है।
उसे लगता है कि यहां कुछ साबित नहीं करना, कुछ निभाना नहीं, बस होना है। और यही एहसास इंसानों को तुम्हारी तरफ खींचता है। लेखक बताते हैं कि इस चरण पर लोग अक्सर कहते हैं, अब लोग मुझसे ज्यादा खुलकर बात करने लगे हैं। और इसकी वजह कोई जादू नहीं है। वजह यह है कि अब तो तुम उनसे कुछ नहीं चाहते। जब चाहना हटता है, तब सुनना आता है। और सुनना अपने आप में बहुत बड़ा आकर्षण है। इस हिस्से में वो प्रेम की बात बहुत साफ शब्दों में करते हैं। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट के बाद प्यार कम नहीं होता, वो शुद्ध होता है। पहले प्यार में डर मिला होता था, खोने का डर, कम पड़ जाने का डर। अब प्यार में आजादी होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, मजबूरी नहीं है। और ये वाक्य रिश्तों को हल्का भी बनाता है और गहरा भी। यहां एक और पंक्ति आती है, लव ग्रोज वेयर फ्रीडम एग्जिस्ट्स। इसका मतलब यह है कि जहां आजादी होती है, वहीं प्यार सांस ले पाता है। जहां पकड़ होती है, वहां प्यार धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। डिटैचमेंट रिश्तों में वही आजादी वापस लाता है। लेखक काम और अवसरों की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम डिटैच होकर काम करते हो, तो तुम ज्यादा रचनात्मक हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग डर में उलझा नहीं रहता। अब तुम्हें प्रयोग करने में डर नहीं लगता। और यही प्रयोग नए रास्ते खोलते हैं। कई बार वो रास्ते वो होते हैं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। वो ये भी बताते हैं कि इस दौर में तुम्हें अपने जीवन में कुछ चीजें खुद छूटती हुई दिखेंगी। कुछ आदतें, कुछ रिश्ते, कुछ चाहनाएं। और पहले जहां तुम इन सब के लिए खुद को दोष देते थे, अब तुम बस देख पाते हो कि ये अब मेरे साथ मेल नहीं खाता। इसमें कोई गुस्सा नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता, बस स्वीकार होता है। इस हिस्से में लेखक भरोसे की बात फिर से उठाते हैं, लेकिन अब एक नए स्तर पर। अब भरोसा सिर्फ खुद पर नहीं होता, भरोसा जीवन पर भी होने लगता है। भरोसा की चीजें हमेशा वैसी नहीं होंगी जैसी मैं चाहता हूं, लेकिन वो हमेशा मुझे कहीं न कहीं आगे ले ही जाएंगी। और ये भरोसा तुम्हें अंदर से शांत रखता है, चाहे बाहर कितना भी बदलाव क्यों न हो। एक और पंक्ति आती है, व्हेन यू ट्रस्ट लाइफ यू स्टॉप फोर्सिंग आउटकम्स। इसका मतलब यह है कि जैसे ही भरोसा आता है, जबरदस्ती खत्म हो जाती है। अब तुम धक्का नहीं देते, तुम दिशा में चलते हो। और दिशा में चलना हमेशा ज्यादा टिकाऊ होता है। इस हिस्से के आखिर में लेखक बहुत नरमी से कहते हैं कि डिटैचमेंट तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करता, वो तुम्हें दुनिया में सही जगह पर रखता है। अब तुम भीड़ में खोते नहीं और अकेले पड़ते भी नहीं। तुम जुड़े रहते हो, लेकिन बंधे नहीं। और शायद यहीं से जीवन वो रूप दिखाने लगता है, जहां आकर्षण किसी तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति का प्रतिबिंब बन जाता है। अब आगे ये देखना है कि इस स्थिति में आने के बाद तुम असफलताओं और टूटनों को कैसे देखते हो, क्योंकि असली परीक्षा वहां अभी बाकी है। अब लेखक हमें उस हिस्से में ले आते हैं जहां डिटैचमेंट की असली परीक्षा होती है। सफलता, टूटन और वो पल जब कुछ सच में हाथ से निकल जाता है। क्योंकि सच बताऊं, जब सब ठीक चल रहा हो, तब शांत रहना आसान है। असली सवाल तब उठता है जब तुमने भरोसा किया हो, मेहनत की हो, और फिर भी परिणाम वो ना आए जो तुम चाहते थे। यहीं पर पता चलता है कि डिटैचमेंट सिर्फ समझ थी या सच में जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उसे अपने बारे में फैसला मान लेते हैं। मैं फेल हो गया, धीरे धीरे मैं फेल हूं बन जाता है। और यही जगह है जहां इंसान अंदर से टूटता है। डिटैचमेंट इस समीकरण को तोड़ता है। अब असफलता एक घटना होती है, पहचान नहीं। दर्द होता है, हां, निराशा होती है, बिल्कुल, लेकिन आत्म मूल्य वहीं का वहीं रहता है। यहां एक बहुत सटीक पंक्ति आती है, फेलियर हर्ट्स मोर व्हेन योर आइडेंटिटी इज अटैच्ड टू इट। इसका मतलब यह है कि असफलता का दर्द खुद में उतना नहीं होता जितना हम उसे अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हैं। जैसे ही तुम पहचान को अलग करते हो, दर्द रहने के बावजूद तुम बिखरते नहीं हो। लेखक बताते हैं कि डिटैचमेंट के बाद तुम असफलता से भागते नहीं हो, तुम उसे देखते हो, समझते हो, और फिर उससे सीखते हो। पहले तुम या तो खुद को दोष देते थे या दुनिया को।
अब तुम जिम्मेदारी लेते हो लेकिन बोझ नहीं उठाते, और यही फर्क इंसान को परिपक्व बनाता है। इस हिस्से में वो टूटे हुए रिश्तों की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ रिश्ते पूरे मन से निभाने के बाद भी खत्म हो जाते हैं, और ये सच्चाई बहुत लोगों को कड़वी लगती है। लेकिन डिटैचमेंट तुम्हें ये स्वीकार करना सिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते तुम्हें बढ़ाने के लिए आते हैं, रोकने के लिए नहीं। और जब उनका समय पूरा हो जाता है, उन्हें पकड़कर रखना खुद को रोकना होता है। यहां एक और पंक्ति आती है, नॉट एवरीथिंग दैट एंड्स इज अ लॉस। इसका मतलब यह है कि अंत हमेशा नुकसान नहीं होता। कई बार अंत रास्ता साफ करता है। और जब तुम अटैच नहीं होते, तब तुम इस सच्चाई को बिना कड़वाहट के देख पाते हो। लेखक ये भी बताते हैं कि डिटैचमेंट के बाद दुख का स्वाद बदल जाता है। पहले दुख भारी होता था, चिपक जाता था। अब दुख आता है लेकिन बह जाता है। तुम रोते हो, महसूस करते हो, लेकिन उसमें घर नहीं बना लेते। और यही स्वस्थ शोक है, दर्द को सम्मान देना लेकिन उसमें फंसना नहीं। इस हिस्से में वो एक बहुत मानवीय अनुभव बताते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुमने सब कुछ सही किया, फिर भी चीजें टूट गईं, और मन कहेगा फिर फायदा क्या हुआ डिटैच होने का। लेखक कहते हैं, फायदा यह हुआ कि तुम टूटे नहीं, परिस्थितियां टूटी, तुम नहीं। और यह फर्क बहुत बड़ा है। एक और पंक्ति आती है, डिटैचमेंट डजंट प्रिवेंट पेन, इट प्रिवेंट्स डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब यह है कि डिटैचमेंट दर्द को रोकता नहीं है, लेकिन वो तुम्हें अंदर से नष्ट होने से बचाता है। तुम गिरते हो, लेकिन उठने की क्षमता बनी रहती है। लेखक बताते हैं कि इस चरण पर एक गहरा आत्म सम्मान बनता है। अब तुम खुद को इस आधार पर नहीं आंकते कि तुमने क्या हासिल किया या क्या खोया। तुम खुद को इस आधार पर महसूस करते हो कि तुम कितनी ईमानदारी से जिए। और यही आत्म सम्मान किसी भी बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा स्थायी होता है। इस हिस्से के आखिर में लेखक बहुत शांत स्वर में कहते हैं कि जब तुम असफलताओं और टूटनों को बिना अटैचमेंट के देख पाते हो, तब तुम पहली बार जीवन को उसके पूरे रूप में स्वीकार करते हो, बिना शर्त, बिना सौदे के। और शायद यहीं से वो परिपक्व आकर्षण जन्म लेता है, जो किसी कमी से नहीं बल्कि गहराई से आता है। अब आखिरी कदम ये समझना है कि इस पूरी यात्रा का सार क्या है और इसे जीवन में कैसे टिकाया जाए। यही आखिरी हिस्से की ओर ले जाने वाला दरवाजा है। अब यहां लेखक उस जगह पर पहुंचते हैं जहां सारी बातें एक साथ जुड़ने लगती हैं। अब ये सिर्फ रिश्तों, काम या असफलताओं की बात नहीं रह जाती। अब सवाल ये होता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी को किस भाव से जी रहा हूं। क्योंकि जब तुम डिटैचमेंट को अलग अलग हिस्सों में समझते हो तो वो ज्ञान लगता है, लेकिन जब तुम उसे पूरे जीवन में फैलने देते हो तब वो दृष्टि बन जाती है। लेखक कहते हैं कि इस स्टेज पर आकर एक बहुत सूक्ष्म बदलाव होता है। अब तुम हर अनुभव से कुछ पाने की कोशिश नहीं करते। पहले हर मुलाकात, हर काम, हर दिन के पीछे कोई न कोई उम्मीद छुपी रहती थी। अब तुम अनुभव को बस अनुभव की तरह जीते हो। और अजीब बात यह है कि जब पाने की कोशिश छूटती है, तब जीवन बहुत कुछ देने लगता है। यहां एक बहुत शांत लेकिन गहरी पंक्ति आती है, When you stop asking life for proof, it starts revealing itself. इसका मतलब ये है कि जब तुम हर पल ये साबित करवाना बंद कर देते हो कि जीवन तुम्हारे साथ है या नहीं, तब जीवन अपने आप तुम्हें दिखाने लगता है कि वो हमेशा साथ था। लेखक बताते हैं कि डिटैचमेंट के इस स्तर पर आकर इंसान के भीतर एक विनम्रता आ जाती है, अहंकार कम हो जाता है। अब तुम ये नहीं सोचते कि मैं समझदार हूं या मैं आगे निकल गया हूं। तुम बस जानते हो कि तुम सीख रहे हो, और सीखते रहना ही असली समझ है। इस विनम्रता के साथ एक गहरी करुणा भी आती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए। वो कहते हैं कि अब तुम दूसरों को उनके डर, उनकी कमजोरियों के साथ देख पाते हो। पहले जहां तुम गुस्सा या निराशा महसूस करते थे, अब वहां समझ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ सहते हो। इसका मतलब ये है कि तुम नफरत को ढोते नहीं हो। और नफरत छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी आजादी है। इस हिस्से में लेखक स्वीकार की बात बहुत गहराई से करते हैं। स्वीकार का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है।
स्वीकार का मतलब है कि ये अभी ऐसा है, और जैसे ही तुम इस वाक्य को दिल से मान लेते हो, तुम्हारी ऊर्जा लड़ाई से हटकर समाधान की तरफ जाती है। अब तुम हालात से नहीं लड़ते, तुम उनके साथ काम करते हो। यहां एक और पंक्ति आती है, एक्सेप्टेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स क्लैरिटी। इसका मतलब यह है कि स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि स्थिति को साफ साफ देखना है, और साफ देखने वाला इंसान ही सही दिशा चुन सकता है। लेखक बताते हैं कि इस चरण पर समय के साथ तुम्हारा रिश्ता भी बदल जाता है। अब तुम जल्दी में नहीं रहते। तुम जानते हो कि चीजें अपने समय पर खुलती हैं। तुम बीज बोते हो, पानी देते हो, लेकिन रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखते कि अंकुर निकला या नहीं। और यही धैर्य जीवन को सहज बनाता है। वो ये भी कहते हैं कि इस स्तर पर आकर तुम्हें अपने जीवन में बहुत कम चीजों की जरूरत महसूस होती है, लेकिन जो होती है वो बहुत सच्ची होती है। कम रिश्ते लेकिन गहरे, कम लक्ष्य लेकिन अर्थपूर्ण, कम शोर लेकिन ज्यादा शांति। और ये कमी कोई नुकसान नहीं लगती, ये संतुलन लगती है। इस हिस्से में लेखक एक बहुत मानवीय बात स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी फिर भी मन डगमगाएगा, कभी कभी पुराना डर सिर उठाएगा, लेकिन अब तुम उससे डरते नहीं, तुम उसे पहचानते हो। और पहचानते ही वो तुम्हें उतना नहीं हिलाता, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि ये डर तुम नहीं हो, ये बस एक पुरानी आदत है। इस हिस्से के आखिर में लेखक बहुत धीरे से कहते हैं कि डिटैचमेंट का सबसे सुंदर फल ये है कि तुम जीवन को जैसा है वैसा प्रेम करने लगते हो, बिना शर्त, बिना सौदे के। और जब तुम ऐसा कर पाते हो, तब आकर्षण कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, वो जीवन का स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। अब बस एक आखिरी बात बचती है, इस पूरी यात्रा का सार, और वो एक सरल भाव जिसके साथ इस रास्ते पर चला जा सकता है। यही आखिरी हिस्सा है जहां सब कुछ शांत होकर ठहरता है। अब आखिर में लेखक हमें किसी नई तकनीक, किसी नए नियम या किसी बड़े सिद्धांत पर नहीं ले जाते। वो हमें वापस वहीं छोड़ते हैं जहां से सब शुरू हुआ था, खुद के साथ। पूरे सफर के बाद वो बहुत शांत स्वर में कहते हैं कि डिटैचमेंट कोई मंजिल नहीं है, ये जीने का तरीका है। कोई ऐसी अवस्था नहीं जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाता है, बल्कि एक ऐसा भाव जिसके साथ तुम हर दिन का सामना करते हो। लेखक कहते हैं कि अगर इस पूरी किताब से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है कि तुम पहले से ही पूरे हो। तुम्हें पूरा करने के लिए किसी इंसान, किसी उपलब्धि या किसी मान्यता की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम ये मान लेते हो, वैसे ही तुम दुनिया से सौदे करना बंद कर देते हो। अब तुम जीते हो, न कि मोलभाव करते हो। यहां वो एक आखिरी, बहुत सादी लेकिन गहरी पंक्ति रखते हैं, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। इसका मतलब ये है कि जिंदगी तुम्हारी इच्छाओं से ज्यादा तुम्हारी स्थिति को जवाब देती है। अगर तुम अंदर से बेचैन हो, तो बाहर भी बेचैनी मिलेगी। अगर तुम अंदर से स्थिर हो, तो बाहर भी वही स्थिरता आकार लेने लगेगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, सवाल ये है कि मैं किस स्थिति में जी रहा हूं। लेखक ये भी साफ करते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब कभी भी दिल बंद करना नहीं है। दिल तो खुला ही रहता है। फर्क बस इतना है कि अब दिल किसी एक परिणाम पर टिकता नहीं। तुम प्यार करते हो, लेकिन खो जाने से डरते नहीं। तुम मेहनत करते हो, लेकिन हार से टूटते नहीं। तुम सपने देखते हो, लेकिन उनके बिना खुद को अधूरा नहीं मानते। इस हिस्से में वो जीवन की सादगी पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम डिटैच होकर जीने लगते हो, तो जिंदगी जटिल से सरल होने लगती है। पहले जहां हर चीज भारी लगती थी, अब वही चीजें संभालने लायक लगती हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें अपने अस्तित्व का बोझ नहीं बनाते। लेखक एक बहुत मानवीय सच्चाई स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब तुम सब समझने के बावजूद फिर अटैच हो जाओगे। फिर डर आएगा, फिर पुरानी बेचैनी लौटेगी। और इसमें कोई गलती नहीं है। फर्क बस इतना है कि अब तुम वहीं फंसे नहीं रहोगे, तुम पहचान लोगे, और पहचान ही वापसी का रास्ता है। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट का अभ्यास किसी बड़े निर्णय से नहीं, छोटे छोटे चुनावों से बनता है। आज एक प्रतिक्रिया कम, आज एक पकड़ थोड़ी ढीली, आज एक ठीक है ज्यादा, और धीरे धीरे यही छोटे चुनाव एक नई जिंदगी बना देते हैं।
यहां लेखक भरोसे की बात आखिरी बार करते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम खुद पर और जीवन पर भरोसा करना सीख जाते हो, तब तुम्हें ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं रहती। तुम जानते हो कि चाहे कुछ भी हो, तुम खुद को संभाल लोगे, और यही भरोसा तुम्हें भीतर से निडर बनाता है। इस आखिरी हिस्से में लेखक किसी बड़े वादे के साथ किताब खत्म नहीं करते। वो बस एक भाव छोड़ते हैं, एक शांति, एक हल्कापन। वो कहते हैं कि शायद आकर्षण का असली रहस्य ये नहीं है कि तुम कुछ हासिल कर लो, बल्कि ये है कि तुम खुद से लड़ना बंद कर दो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हारे खिलाफ होना बंद कर देती है। और यहीं पर यह पूरी यात्रा एक साधारण लेकिन सच्चे वाक्य में सिमट जाती है। छोड़ो ताकि तुम खुल सको, भरोसा करो ताकि तुम बह सको, और खुद बनो ताकि जिंदगी खुद तुम्हें ढूंढ सके।